क्या हो अगर अचानक पूरी दुनिया से करोड़ों लोग एक पल में गायब हो जाएं? न कोई अलार्म बजे, न कोई चेतावनी, बस एक पल में सब हवा में गायब। ये कोई सपना नहीं, ये है एक डरावना सच जिसे एक मूवी में दिखाया गया, जिसका नाम लेफ्ट बिहाइंड है। जब धरती पर हड़कंप मच जाता है, विमान बिना पायलट उड़ने लगते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं और इंसान एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, तो उठता है एक सवाल, क्या ये भगवान का इशारा है या इंसानियत का अंत? यह कहानी है एक पायलट की, एक बेटी की और उस दुनिया की जो बची है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन एक ऐसी मूवी की जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी। फिल्म की शुरुआत एक यंग स्टूडेंट क्लोई स्टील के न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंचने से होती है। वह लॉबी से अपनी मां आयरिन को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि वह जल्द ही घर आ जाएगी। फिर वह अपने पिता से बात करने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आयरिन जवाब देती है कि वह अभी घर पर नहीं है। पता चलता है कि क्लोई अपने पिता का जन्मदिन मनाने न्यूयॉर्क आई है। उम्मीद है कि पूरा परिवार साथ मिलकर जश्न मनाएगा, लेकिन उसके पायलट पिता रेफोर्ड को अचानक लंदन बुला लिया गया है। इस खबर से निराश होकर वह अपनी मां से पूछती है कि वह किस प्लेन से जा रहे हैं। आयरिन फिर उसे प्लेन नंबर बताती है और क्लोई को पता चलता है कि विमान JFK एयरपोर्ट से ही रवाना होगा, इसलिए वह लाउंज में इंतजार करने का फैसला करती है। उम्मीद करती है कि वह अपने पिता के उड़ान भरने से पहले उनसे बात कर लेगी। लाउंज की ओर जाते हुए क्लोई को पास में एक फेमस टीवी एक्टर कैमरन विलियम्स दिखाई देते हैं। वह कुछ लोगों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक अधेड़ उम्र की महिला है जिसके हाथ में एक किताब है। चूंकि वह एक पत्रकार है जो आमतौर पर कई डिजास्टर की रिपोर्टिंग की है, इसलिए सबसे आगे की रो में रिपोर्टिंग कर रही है। वह उससे पूछती है कि क्या वह बाइबल पढ़ते हैं। कैमरन को लगता है कि वह एक धार्मिक औरत है और मजाक में कहता है कि वह पढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना वह पढ़ती है। महिला उसके मजाक पर मुस्कुराती है और उसे बताती है कि बाइबल मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स 7 बताता है कि कैसे अकाल, आपदाएं और युद्ध सभी संकेत हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, क्लोई बातचीत में बाधा डालती है और वह महिला से पूछती है कि अगर ईश्वर को इन सभी बुरी चीज़ों के बारे में पता था, उसने इन्हें होने से क्यों नहीं रोका। तो महिला जवाब देती है कि ईश्वर ने पृथ्वी को एकदम परफेक्ट बनाया है, लेकिन यह इंसानों की गलती है कि अब यह इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है। इस जनरलाइज स्टेटमेंट को उत्तर मानने से इनकार करते हुए क्लोई कहती है कि कई निर्दोष लोग जिन्होंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, उन्हें भी पनिश किया जाता है। फिर वह यह मानने को मूर्खता की ओर इशारा करती है कि जो लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है, जबकि वह युद्धों और अकालों के समय उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। जब महिला के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, तो क्लोई उसके अचानक बड़बड़ाने से थोड़ा शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यंग स्टूडेंट नास्तिक है और ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। बाहर कैप्टन रेफोर्ड अपनी कार से हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में पहुंचता है। उसे एक यंग एयर होस्टेस हैटी डरहम दिखाई देती है, इसलिए वह जल्दी से अपनी शादी की रिंग उतारकर उसकी ओर चल पड़ता है। हैटी को पता ही नहीं होता है कि वह शादीशुदा है और दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से अफेयर चल रहा है। फिर वे दोनों हवाई अड्डे के लाउंज में प्रवेश करते हैं। इस बीच कैमरून क्लोई द्वारा धर्म पर अंधविश्वास पर सवाल उठाने से काफी प्रभावित होता है। वह हवाई अड्डे के कैफे में उसके पास जाता है और दोनों बातचीत शुरू करते हैं। कैमरून उस धार्मिक महिला से उसे बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है और उसे पागल कहता है, लेकिन जवाब में क्लोई बताती है कि वह बस अपनी मां के लिए अभ्यास कर रही थी, जो भी एक धार्मिक पागल है। फिर वह बताती है कि वह किसी का इंतजार कर रही है, जिससे कैमरून को लगता है कि उसका कोई प्रेमी है। इससे वह थोड़ा असहज हो जाता है और बातचीत से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुलासा करती है कि वह वास्तव में अपने पिता की वेट कर रही है। तभी वह अपने पिता को लाउंज में आते हुए देखती है, एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेस के करीब चलते हुए। रेफोर्ड भी उसे जल्द ही नोटिस कर लेता है। वह फिर क्लोई की ओर चलता है और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके तुरंत बाद रेफोर्ड फेमस टीवी एक्टर कैमरून को देखता है और पूछता है कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लोई इससे इनकार करती है। फेमस टीवी एक्टर बहाना बताकर वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लोई और रेफोर्ड बातचीत के लिए बैठते हैं। यह पता चलता है कि रेफोर्ड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह न्यूयॉर्क आ रही है। जब क्लोई पूरे परिवार के साथ घर पर उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त करती है,
तो वह बताता है कि उड़ान से पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर दोनों आयरिन के बारे में बात करते हैं, जो इन दिनों बहुत धार्मिक हो गई है। पता चलता है कि पिता और बेटी दोनों ही हर समय उपदेश सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आयरिन की आस्था और धर्म पर लगातार बातचीत परिवार के बाकी सदस्यों के लिए इतनी दखलअंदाजी बन गई है कि क्लोई शायद ही घर कभी जाती है, जबकि रेफोर्ड जितना हो सके व्यस्त रहना पसंद करता है। थोड़ी बातचीत के बाद क्लोई पूछती है कि वह एयर होस्टेस के इतने करीब क्यों चल रहे थे, लेकिन रेफोर्ड इस विषय को टाल देता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसके और उसकी मां के बीच सब ठीक है। फिर वह उसे अपनी कार की चाबी देता है और कहता है कि उसे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। इसके बाद वह उसे अलविदा कहता है और हैटी से मिलने चला जाता है, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद कैमरन एक बार फिर क्लोई के पास जाता है, जो अभी भी कैफे में है। वह पूछता है कि क्या सब ठीक है, जिस पर क्लोई अपनी निराशा व्यक्त करती है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ समय नहीं बिता पाई। फिर दोनों धर्म पर डिटेल में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे लोग सबसे बुरे समय में भी अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं। इसके तुरंत बाद कैमरून क्लोई को अपना नंबर देता है और चला जाता है, क्योंकि उसे भी लंदन के लिए फ़्लाइट पकड़नी है, वही फ्लाइट जिसका कैप्टन रेफोर्ड है। अगले सीन में क्लोई घर पहुंचती है और अपनी माँ और छोटे भाई से मिलती है। फिर वो बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन माँ तुरंत विषय बदल देती है भगवान से। वह बताती है कि कैसे उसने क्लोई के लौटने के लिए प्रार्थना की और भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली, लेकिन इससे क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वह अचानक वहां से चली जाती है। उसका छोटा भाई उसका पीछा करता है और दोनों मॉल जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन रेफोर्ड प्लेन में चढ़ जाता है और हैटी के साथ छेड़खानी करने लगता है। जैसे जैसे प्रस्थान का समय नजदीक आता है, वह कॉकपिट में पहुंचता है और जहां उसका को पायलट उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। विमान में एक छोटे कदकाठी का सज्जन अपना सामान ऊपरी लगेज बॉक्स में रखने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति उठकर उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन छोटा आदमी वापस चिल्लाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह छोटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बिना मांगे मदद की जरूरत है। इसके तुरंत बाद प्लेन लंदन के लिए उड़ान भरता है। इस बीच मॉल में क्लोई अपने भाई को बताती है कि वह आज सुबह एयरपोर्ट पर पिताजी से मिली थी। वह झूठ बोलती है कि रेफोर्ड ने उसके बारे में बात की और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। फिर वह अपने छोटे भाई को गले लगाती है और कहती है कि वह एक दिन एक फेमस बेसबॉल खिलाड़ी बने। लेकिन इस दिल को छू लेने वाले पल के दौरान लड़का अचानक हवा में गायब हो जाता है। केवल उसके कपड़े और बैग ही बचे रहते हैं, जो बिना किसी कारण के जमीन पर गिर जाते हैं। कंफ्यूज क्लोई चारों ओर देखती है और देखती है कि मॉल में सभी बच्चे और कुछ लोगों के साथ भी यही हुआ है। फिर सीन प्लेन में बदल जाता है, जहां बिल्कुल यही हुआ है। सभी बच्चे, कुछ एडल्ट और को पायलट सहित अपने कपड़े पीछे छोड़कर गायब हो गए हैं। यह सभी यात्रियों को भयभीत कर देता है, जिससे लोग पायलट के कमरे में जवाबों के लिए भागते हैं। लेकिन रेफोर्ड ने केबिन में दबाव बढ़ा दिया और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी। इससे सभी को तुरंत अपनी सीटों पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब जबकि वह प्लेन में अकेला पायलट है, प्लेन में रेफोर्ड सभी को सीट बेल्ट बांधने और ऑक्सीजन लगाने के लिए कहता है। फिर वह कोशिश करता है कि कंट्रोल टावर से मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाता। हालांकि उसे अभी इसका एहसास नहीं है कि कंट्रोल टावर के कई लोग भी बिना किसी सुराग के गायब हो गए। वह अपना सेल फोन निकालता है और घर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। मॉल में वापस क्लोई अपने भाई को बेचैनी से खोज रही होती है। जब वह उसके कपड़ों को देख रही होती है, तभी एक बिना ड्राइवर वाली एक कार अचानक सामने की खिड़की से टकराती है। इससे मॉल के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती। मामले को और बदतर बनाने के लिए लुटेरे गायब हुए लोगों से पैसा चुराना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कंफ्यूज क्लोई बढ़ते कियोस माहौल से बचती है और पार्किंग की ओर निकल जाती है। लेकिन यहाँ भी स्थिति वैसी ही रहती है, जैसे लोगों की भीड़ अपने खोए हुए लोगों को ढूंढ रही हो। जैसे ही क्लोई अपने पिता की कार की ओर बढ़ती है, एक छोटा प्लेन उस पर आकर गिर जाता है। घबराकर वह सड़क पर दौड़ती है, जहां उसे एक स्कूल बस उसके ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त होती दिखाई देती है। क्लोई मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बस एकदम खाली। प्लेन के अंदर जब सभी अपनी सीटों पर वापस आ जाते हैं,
रिफोर्ड प्रेशर नॉर्मल करता है। फिर यात्री अपने ऑक्सीजन मास्क उतार देते हैं और इस बारे में बहस करने लगते हैं कि दूसरे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। एलियन अपहरण, वर्म होल और यात्रियों के अदृश्य होने के सिद्धांत पेश किए जाते हैं। इस बीच क्लोई को आखिरकार एहसास होता है कि पूरा शहर कियोस में डूबा हुआ है। हालांकि उसे कुछ पता नहीं होता आखिर हुआ क्या है। उसे लगता है कि उसके भाई को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, इसलिए वह लोकल हॉस्पिटल की ओर दौड़ती है और पिछले दरवाजे से चुपके से सारी अफरा तफरी से निकल जाती है। उसे यह देखकर बहुत डर लगता है कि जिस कमरे में नवजात बच्चों को रखा जाता है वह पूरी तरह से खाली है। तभी एक नर्स आती है और उसे बताती है कि देश के हर हॉस्पिटल में यही स्थिति है। इसका मतलब है कि दुनिया की पूरी चाइल्ड पॉपुलेशन शायद खत्म हो गई। अगले सीन में रेफोर्ड को पता चलता है कि उसके को पायलट की घड़ी पर जॉन 3:16 लिखा था। उसकी नोटबुक में बाइबल अध्याय के नोट्स थे। यह उसे अचानक एहसास दिलाता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी बाइबल की एक घटना के बारे में बात करती थी जिसे रैप्चर कहा जाता है। इस घटना में ईश्वर में विश्वास करने वाले सभी लोग, साथ ही वो बच्चे जो ईश्वर को जानबूझकर अस्वीकार करने के लिए बहुत छोटे हैं, पृथ्वी से गायब हो जाएंगे और स्वर्ग ले जाए जाएंगे। उसे एहसास होता है कि वह सही थी, रैप्चर हो चुका है, इसलिए सभी आस्तिक गायब हो गए हैं जबकि अविश्वासी वहीं रह गए। इसके बाद रेफोर्ड हैटी को अपनी शादी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस खबर को पॉजिटिव वे में नहीं लेती। पैसेंजर डिब्बे में कैमरन एक पंख से लिक्विड सब्सटेंस बहता हुआ देखता है और जल्द ही उससे आग लग जाती है। डरकर वह कॉकपिट की ओर दौड़ता है और रेफोर्ड को इसकी सूचना देता है। उसे पता चलता है कि यह ईंधन रिसाव है और वह बड़ी मुसीबत में है। न्यूयॉर्क वापस आकर क्लोई जवाब जानने के लिए अपनी मां के चर्च में जाती है। उसकी मुलाकात एक पादरी जो उसे समझाता है कि यह रैप्चर है और जो भी गायब हुए हैं वह स्वर्ग चले गए हैं। इसके अलावा जो अविश्वासी अब पृथ्वी पर फंसे हैं उन्हें ईश्वर द्वारा न्याय किए जाने से पहले कई वर्षों तक अंधकार में रहना होगा। यह बात क्लोई को क्रोधित करता है और वह बताती है कि पादरी स्वयं पीछे छूट गए हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने उपदेशों पर रेफोर्ड प्लेन में रेफोर्ड कैमरन को, जो अब को पायलट की सीट पर बैठा है, बताता है कि पंख के पास लगी आग देर सवेर बुझ जाएगी, लेकिन रिसाव के कारण उसके पास न्यूयॉर्क वापस लौटने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त ईंधन बचेगा। हालांकि उनकी समस्या और भी बड़ी है क्योंकि वह JFK एयरपोर्ट के नियंत्रण टावर से कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाया है। अपने परिवार के बारे में कोई भी खबर पाने के लिए बेताब रेफोर्ड कैमरन से अपनी बेटी को फोन करने के लिए टीवी एक्टर कहता है कि वह पिछले कुछ घंटों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि उसे क्लोई से प्यार हो गया है। थोड़ी देर बाद रेफोर्ड आखिरकार कंट्रोल सेंटर में किसी से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऑपरेटर बताता है कि एयरपोर्ट मलबे से भरा है और उसे नहीं पता कि उनका प्लेन कहाँ। कोई हल ढूंढने की कोशिश में रेफोर्ड लॉरेंड्रे एयरपोर्ट से संपर्क स्थापित करने के लिए कहता है, जो न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर बताता है कि दुनिया भर के सभी एयरपोर्ट पर यह विचित्र और अचानक कियोस हो रही है। इससे रेफोर्ड चिंतित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि स्थिति उसके विचार से कहीं अधिक गंभीर है। फिर भी वह JFK जाने का फैसला करता है और किसी तरह विमान को उतारने की कोशिश करता है, क्योंकि इस समय यही सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसके बाद कैमरून पैसेंजर डिब्बे में जाता है, जहां एक महिला कई लोगों पर बंदूक तान रही है और उनसे पूछ रही है कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि वह एक फेमस फुटबॉल खिलाड़ी की पत्नी है, जो अपनी छोटी बेटी के साथ यात्रा कर रही है, जो सोते समय गायब हो गई थी। अपने डर से अंधी होकर वह सभी पर अपनी बेटी का अपहरण का आरोप लगाती है। शुक्र है कि कैमरून उसे शांत कर देता है और उससे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। आखिरकार महिला टूट जाती है और बताती है कि उसका पति एक टॉक्सिक इंसान है, जो अक्सर उस पर उसकी बेटी को उससे छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। अब जब बच्ची चली गई है तो उसे उसके एब्यूसिव बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा। इसी समय एक और यात्री चश्मा पहने और हाथ पर सिरिंज के निशान वाली एक महिला अचानक खड़ी हो जाती है। वह बाइबल में बताए रैप्चर नामक घटना के बारे में बात करती है, जहां सभी गायब हुए लोगों को स्वर्ग ले जाया जाता है। हालांकि उसे इसके अलावा
दूसरी ओर चिंतित क्लोई को डर है कि उसके पिता का प्लेन भी दुर्घटना चूंकि उसकी माँ और भाई भी गायब हो गए हैं, इसलिए उसे अब जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। इसलिए वो मैनहट्टन ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और खुद को खत्म करने। दूसरी ओर कैमरन कॉकपिट में वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वह आखिरकार क्लोई को कॉल करने में कामयाब हो जाता है, जो कुछ बेवकूफ़ी करने। सौभाग्य से वह कॉल देखकर रुक जाती है और जल्दी से उसे उठा लेती है। क्लोई फूट फूट कर रोती है और उसे सही समय पर फोन करने के लिए कैमरन फिर फोन रेफोर्ड को देता है, जो अपनी बेटी से माफी मांगता है और बताता है कि उसकी मां सही थी। फिर वह बताता है कि प्लेन का ईंधन खत्म हो रहा है और उसे नहीं पता है कि उसे सुरक्षित उतार पाएगा या नहीं। जीने की नई इच्छा शक्ति के साथ क्लोई अपने पिता से कहती है कि वह प्लेन के उतरने के लिए जगह ढूंढ लेगी। वह जल्दी से पुल से नीचे उतरती है और हाईवे के किनारे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। पास के एक पिकअप ट्रक से वह मौके पर ही सारे अवरोध हटा देती है ताकि प्लेन को उतारने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। फिर वह रेफोर्ड को फोन करती है, जो उसे लैंडिंग स्ट्रिप के प्रवेश द्वार पर रोशनी करने का ऑर्डर देता है ताकि वह उसे एक अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए क्लोई एक दुर्घटनाग्रस्त पेट्रोलियम टैंकर से ईंधन लेकर एक बड़ी आग जलाती है, जो रेफोर्ड के कंस्ट्रक्शन साइट की पट्टी देखने के लिए काफी होता है और वह कुशलता से प्लेन को उसकी ओर ले जाता है। एक जोखिम भरा जिससे लैंडिंग गियर नष्ट हो जाता है, लेकिन प्लेन सुरक्षित रूप से लैंड कर जाता है। आखिरी सीन में यात्री प्लेन से उतरते हैं और उसमें से एक कहता है कि सबसे बुरा समय बीत चुका है। हालांकि क्लोई अपने पिता को कसकर पकड़े हुए कहती है कि उसकी मुसीबतें अभी शुरू हुई हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।